हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास श्रेणी विस्तार और सन्निकट मान, ठीक है। और या फिर सीरीज एक्सपेंशन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या चीज है? मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। मैथमेटिकल टूल ही अपना चल रहा था जिसमें अपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट कर लिया था, ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? श्रेणी विस्तार और सन्निकट मान। देखो, सबसे पहले मैं एक्सपेंशन बता रहा हूँ आपको, कुछ साइन एक्स का एक्सपेंशन बताता हूँ। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एस ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है विस्तार जो है श्रेणी विस्तार, वो cos एक्स का बता रहा हूँ। cos एक्स का बताऊँ तो ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एस ऑन, इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसी प्रकार आप एक और एक्सपेंशन याद कर लो, वो है tan x का। tan x का होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता, यहाँ पे 3 आएगा, 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5 अपॉन 15 एस सो ऑन, इसी तरीके से ये मान आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये मान है। अब पहले, इससे पहले आप आगे पढ़े उससे पहले ये बताइए कि यहाँ पे ये फैक्टोरियल जो है ये क्या चीजें होती है। फैक्टोरियल की बात करेंगे तो जैसे आपसे कोई बोले फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1 इंटू 2, 1 होता है ओनली। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1। और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 1 इंटू 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? मैंने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 का पूछे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 आप सबका मान लिख सकते हो, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का सिंबल एक तो ये होता है और एक तो इस तरीके से अपन बताते हैं, और एक फैक्टोरियल का सिंबल इस प्रकार भी बताते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको इसका एक्सपेंशन बताया अपने, वैसे ये एक्सपेंशन कोई काम में नहीं आएगा। मतलब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में ये एक्सपेंशन अपने कोई काम में नहीं आना है। तो फिर अपने काम में क्या, अपन क्यों पढ़ रहे हैं? अपने काम में आता है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू काम में आती है, और हमेशा काम आती है, बहुत बार काम आती है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कहा जाता है? यदि x बहुत छोटी राशि हो, हमेशा ही होगी फिजिक्स में x, यानी कि ये जो होगा अपने पास हमेशा ही छोटा ही होगा। साइन, यदि x बहुत छोटी या बहुत छोटा हो तो x की उच्च घातों को नगण्य माना जा सकता है। x की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहां मैं क्या करूं, कैसे कह सकते हैं? जैसे x मैंने कहा 0.1 है, अगर छोटा है, देखो छोटे का मतलब ये है कि वो 0 से छोटा है, सॉरी मतलब 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, यानी पॉइंट वाली राशि है, ठीक है। बहुत छोटा है मतलब 0.001 भी हो सकता है, 0.00001 भी हो सकता है, कुछ भी है, ये बहुत छोटी राशि है। तो ऐसी कंडीशन में इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये 0.01 बन जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 0.001 बन जाएगा, पावर 4 करेंगे तो 0.001 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसकी मैं उच्च घातों की बात करूं तो ये और भी ज्यादा छोटी हो जाएंगी। इसी प्रकार इसकी भी अगर उच्च घातों की बात करूं तो छोटी हो जाएगी। देखो, अगर अपन जैसे मान लें 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 होता है, फिर क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 हो जाएगी 8। इसी प्रकार से 2 की घात 4 की बात करें तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये बढ़ रहा है वैल्यू, क्यों? क्योंकि ये मान छोटे नहीं है, 2 जो है वो छोटा नहीं है। छोटे मान अपन 0 से 1 के बीच की राशियों को बोलते हैं। तो अगर ये बहुत छोटी राशि हो, यानी 0.1, 0.2, 0.001 या 0.9 बोल दो, तो आप उसका स्क्वायर करते हो तो ये राशियां और भी छोटी हो जाती है, इनकी उच्च पावर क्या हो जाती है? और भी छोटी। तो ये छोटा हो जाता है तो अपन x की घातों को, उच्च घातों को नगण्य मानकर क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ऊपर जो एक्सपेंशन दे रखे हैं sin x, cos x और tan x के, अगर मैं ये बोलूं अगर x बहुत छोटा हो तो इसकी हायर पावर को नेग्लिजिबल मान लो, तो यानी कि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा इधर वाला, x क्यूब नेग्लिजिबल, x की पावर 5 नेग्लिजिबल, आगे वाले सारे नेग्लिजिबल। तो आंसर क्या आएगा? sin x इक्वल टू x आएगा। इसी प्रकार मैं बात करूं cos x, इसकी हायर पावर को नेग्लिजिबल करूं तो ये चला गया, ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार tan x की बात करूं तो इसकी हायर पावर नेग्लिजिबल करें तो ये वाला नेग्लिजिबल हो गया, क्या बचा? x बचा।
समझ गए क्या? तो यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर नगण्य मान के छोड़ दे इसके हायर पावर को, तो साइन एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो लगभग आ जाएगा एक्स। इसी प्रकार मैं cos x की बात करूं तो cos x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने कहा 1। अगर मैं बात करूं tan x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, x। समझ रहे हो क्या? आप डिवाइड करो sin x अपॉन cos x अपॉन 1 यानी x ही आएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है मेरी बात? इसी प्रकार एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। डिटेल अपन बाद में पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपन एक्सपेंशन देख रहे हैं। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं, किसकी एक्सपेंशन की, e की पावर x की बात करूं मैं, तो e की पावर x का एक्सपेंशन जो होता है, क्या होता है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एस ऑन। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। यहां पर भी अगर मैं बोलूं कि x का मान बहुत छोटा है, x का मान अगर बहुत छोटा हो तो x को x यूज का तो वो नगण्य मान लेंगे। तो देखो e की पावर x का मान क्या आ जाएगा, e की पावर x का मान हो जाएगा 1 प्लस एक्स, लगभग 1 प्लस एक्स। याद रख लोगे क्या आप लोग? बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट कर लो इसको। एक और अपन देखेंगे एक्सपेंशन, वो देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो द्विपद प्रमेय, एक और किसका एक्सपेंशन देखेंगे अपन लोग, द्विपद प्रमेय का देखेंगे। देखो द्विपद प्रमेय क्या होती है, मैंने कहा 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होती है। इसका एक्सपेंशन जब अपन करते हैं तो ये आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। लिख देता हूं चलो, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एज सो ऑन। इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा। ये इसका एक्सपेंशन होता है। तो अगर आप उससे इसका क्या बोले, अपने ये काम में नहीं आती है, अपने काम में क्या आएंगे, ये मान काम में आएंगे, जो ऊपर पड़ा है वो कुछ काम में नहीं आना, ये अपने काम में आ जाएगा। ये भी कहीं काम नहीं आता, लेकिन मैंने बता दिया आपको ऐसे। इसकी बात करें, ये बहुत काम आएगा, सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज यही है, या तो ये है या ये है। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर भी वही बात करेंगे कि अगर क्या हो, x बहुत छोटा हो तो इसकी हायर पावर को नेग्लिजिबल कर देंगे। तो यानी कि ऐसी कंडीशन में 1 प्लस एक्स की पावर n पूछे आपसे, तो आपके लिए हमेशा आंसर क्या होगा, ये n उठ के कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो यानी 1 प्लस nx हो जाएगा। सिर्फ इतना काम करना है आपको, कुछ एक्सपेंशन वगैरह काम में नहीं आना आपके, ये वगैरह आपके काम में क्या आएंगे, ये चीजें काम में आएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ। नोट करना चाहो तो फटाफट से नोट कर लो। देखो इसके बाद में अपन पढ़ने वाले ग्राफ। काय की ग्राफ भाई, सबसे पहले मैं रैखिक ग्राफ बताने वाला हूं। सरल रेखा का ग्राफ। अगर थ्योरेटिकल वे में पढ़ाऊं आपको, तो देखो अपने पास दो वेरिएबल होते हैं जनरली, अपन जो लेते हैं एक्स और वाई। क्या वेरिएबल लेते हैं, चर। क्या लेते हैं, चर। अपन एक्स और वाई लेते हैं। ठीक है, कोई समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण में यदि x की घात 1 हो और y की घात 1 हो, यानी x और y दोनों की घात क्या हो, 1 हो, और वो कोई समीकरण की फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो वो जो समीकरण है किसकी समीकरण को बताएगी, मैंने कहा रेखा की समीकरण को बताएगी। यानी कि अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो ऐसे ही समीकरण जिसमें वेरिएबल जो x और y होते हैं उनकी पावर अगर 1 हो, तो वो समीकरण किसी कहलाएगी, सरल रेखा की समीकरण है। जैसे आपसे कोई बोल दे कि x प्लस 2y इजिकल टू 3, तो ये किसकी समीकरण है, आंख बंद करके बोल दो कि ये सरल रेखा की समीकरण है। ये किसकी समीकरण, क्योंकि x और y क्या है, दोनों की घात 1 है। आपको अगर ये यकीन नहीं होता तो मैं एक जो बाल्यावस्था में आप लोग करते हैं उसके हिसाब से आपको बताता हूं। देखो जैसे मैंने कहा
ये तो है x और ये y। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखते हैं। x का मान अगर मैं 0 रखूंगा तो y का मान क्या आएगा, 3/2 आएगा। अगर मैं y का मान 0 रख दूं तो x का मान 3 आएगा। मान लो x का मान मैंने 1 रख दिया तो y का मान कितना हो जाएगा भाई, x का मान अगर 1 रखूंगा तो ये इधर जाएगा 3 - 1 यानी 2 भाग लगेगा 2 का, यानी आएगा y बराबर भी क्या आ जाएगा 1। तो 3 मैंने पॉइंट बना लिए। वैसे सरलेखा बनाने के लिए 3 पॉइंट बहुत होते हैं, आपकी इच्छा है तो 10-15 पॉइंट बना लो और फिर उसको ड्रॉ करो ग्राफ पेपर। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 1 2 ये 3, इसी प्रकार आगे है 4 चलता रहेगा। इधर भी बना लो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y बोल दिया। मैंने कहा x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 3/2, 3/2 मतलब 1.5। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 3.2, यानी कि ये होगा पॉइंट। इसी तरह की शो करते हो पहले अवस्था में आप लोग। फिर मैंने कहा x का मान जब 3 होगा तो y का मान कितना होगा, मैंने कहा 0, ये लो। और जब मैंने कहा इसका मान 1 है तो दोनों का मान 1 1 ही होगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा कुछ इस प्रकार के, ठीक है। ये 1 जैसे देखा जाए तो गैप थोड़ा सा कम हो गया, 1 यहाँ पे होगा लग, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब जब आप इनको मिलाते हो तो इनको आप जब मिलाओगे तो कैसा मिलेगा, सरल रेखा के रूप में आपको दिखाएगा। ये क्या हो गया, एक सरल रेखा के समीकरण को इंगित कर रहा है। और पॉइंट बनाने आप बना सकते हो, इसके बीच में और कोई पॉइंट लेना चाहो तो वो लोगे, आपको ये इसी रेखा पर ही नजर आएंगे। तो यानी सीधी सी बात है, ये समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, मैंने कहा सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। पहचान क्या है, मैंने कहा एक्स और वाई जो वेरिएबल है उन दोनों की पावर क्या हो, 1 हो, तो वो सरल रेखा की समीकरण को प्रदर्शित करती है, कोई दिक्कत। अब देखो अपन को कुछ व्यापक समीकरण की अपन बात करेंगे। देखो अगर मैं सरल रेखा की व्यापक समीकरण की बात करूं तो वो दी जाती है y बराबर mx प्लस c से। y बराबर mx प्लस c से बात करेंगे। m क्या है, c क्या है, इसकी थोड़ी देर में बात करते हैं अपन। अभी फिलहाल यानी इस व्यापक समीकरण का मतलब क्या होता है, इस दुनिया की सारी सरल रेखा की समीकरण को ये इंगित कर रही है। ये जो समीकरण है वो सरल रेखा की सारी सरल रेखा की समीकरण को यहाँ पे परिभाषित करती है, नहीं बताती है, ठीक है। m क्या होता है, c क्या होता है, अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। इसको करने से पहले मैं एक और सरल रेखा बनाना चाहता हूँ, y बराबर x। अगर y बराबर x की मैं सरल रेखा बनाऊं तो देखो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। आप वो डब्बे वाले बात करना चाहते हो, डब्बा बना लो, यहाँ पे ले लो x, यहाँ पे ले लो y। x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान भी 1, x का मान -1 तो इसका मान भी 1, कुछ भी ले लो, 2 तो 2, ठीक है। अब मैंने कहा 0 0 तो ये रहा, फिर मैंने कहा 1 1 तो मैंने कहा 1 इधर और 1 इधर, ये रहा। फिर मैंने कहा -1 और -1, मैंने कहा ये रहा। इसी प्रकार 2 और 2, मैंने कहा ये रहा। आप अगर इसको बनाओगे तो ये आपको एक सरल रेखा ये प्राप्त हो जाएगी। गौर करो क्या प्राप्त हुआ है, अगर मैं रफली वे में बोलूं तो ये प्राप्त हुआ है मुझे कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार दोनों तरफ क्या है, बराबर कोण होंगे, ये दोनों तरफ बराबर कोण होंगे जब y बराबर x। अब मान लो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो आप देखो क्या प्राप्त होगा, y बराबर ये 0 पे 0, अगर x का मान मैं 1 रखूंगा तो y का 2 मिलेगा, x का मान -1 तो इसका मान -2, अगर इसका मान 2 रखूंगा तो इसका मान 4 मिलेगा। अब समीकरण देखो किस प्रकार की बन जाएगी, तो 0 0 मैंने कहा इससे तो जाएगी, मूल बिंदु से तो जाएगी। 1 और 2 तो मैंने कहा 1 और 2 ये रहा, -1 और -2 मैंने कहा ये रहा। आप गौर करो सरल रेखा की समीकरण किस प्रकार की होगी, मैंने कहा इस प्रकार की होगी। तो यानी कि आप अगर देखो ये सरल रेखा की समीकरण जो है वो अपन को प्राप्त हुई है इसी प्रकार, लेकिन वो पहले तो इस प्रकार से थी और ये इस प्रकार हो गई। तो मतलब ये वाली राशि जो है ना वो इसके ढलान को व्यक्त कर रही है। समझो ढलान का मतलब, समझो, एक तो है इस प्रकार, एक है इस प्रकार, एक है मान लो इस प्रकार। तो इन तीनों में क्या बात कॉमन तो ये है कि ये कहां से जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है। लेकिन ये जो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 जो है वो राशि बताएगी ये किस प्रकार से ढली गई है, ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे की कैसे। यानी ये राशि किसको बताती है, ढलान को बताती है, ढाल बोलते हैं। तो ये m जो है वो किसको बताता है, ढाल को बताता है। किसको बताता है, ढाल को बताता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा c का मान है ही नहीं, यानी 0 है, 0 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये मूल बिंदु से जा रहा है। अब देखते हैं कि कोई अपन ऐसा ग्राफ ले जिसमें c का कोई ना कोई मान है। जैसे कि अपन ने मान लो यहाँ पे 3 लिया होता, y = 2x + 3 ये लिया होता। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये डब्बा बनाऊं तो डब्बे देखो कैसे बन जाएंगे। आपको ये करना नहीं है, बस समझाने के तौर पे मैं ये कर रहा हूँ। x का मान 0 रखोगे, y का मान क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं x का मान 1 रख दूं तो y का मान 5 मिल जाएगा। बस बहुत है, सरल रेखा के लिए तो 2 बिंदु बहुत होते हैं। तो मैंने कहा 0
और कहां जा रहा है y पर, 3 पर। तो मैंने कहा 1 2 और ये 3, ये रहा बिंदु। दूसरा मैंने कहा 1 और 5, तो मैंने कहा ये 1 और 5 कहां होगा, मैंने कहा ये 3 ये 4 और ये 5। समझ रहे हो क्या? अगर ये मैं और ऊपर बांधू तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 पर बिंदु ये रहा और 1 पर 5, तो ये 5 पर ये यहाँ। यानी कि ग्राफ ये जो लाइन है वो इस प्रकार से जाएगी। समझ में आएगी नहीं बात? यानी कि पहले जो लाइन जो थी वो जो 0 से जा रही थी, अब वो कहां से आएगी, ऊपर से आएगी। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 3 को बताएगा, यानी सी को बताएगा। यानी कि y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये सी किसको बताता है, y अक्ष पर अंतःखंड को बताता है, अंतःखंड को बताता है। समझ में आ गई क्या बात? यानी कि भाई ग्राफ जो है अगर ये इससे जा रहा है मूल बिंदु से, तो सीधी सी बात है इस राशि c का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर यहां से जा रहा है तो इसका मान यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है उसको बताएगा। इसको बोलते हैं y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है क्या बात? डिटेल में चला गया, मैं मैथमेटिक्स में चला गया, हालांकि इतना अपने काम में नहीं आने वाला। मैं आपको वो समझाता हूं और भी थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। देखो देखो जैसे मैंने लिखा y बराबर mx लिखा, सीधी साफ सुंदर बात है कि ये मूल बिंदु से जाएगा, उसका ढलान इस प्रकार का होगा। ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ठीक है, अगर मैं लिख दूं y बराबर माइनस mx, m का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0.1 0.2 सब कुछ हो सकता है मान। ठीक है ना, तो माइनस mx लिखूंगा तो मुझे ग्राफ प्राप्त होगा इस प्रकार का। समझ रहे हो क्या बात? तो ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ग्राफ मुझे ऐसा मिला। तो आप इतना ध्यान रखना, प्लस mx है, प्लस है तब तो नंबर 1 ग्राफ मिलेगा, मतलब इस प्रकार से ढला हुआ, और माइनस mx है तो ढला हुआ मिलेगा इस प्रकार, नंबर 2। तो ये तो हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। ठीक है, याद रखना। और अगर मैं कर दूं क्या, प्लस c, अगर मैं कर दूं प्लस c तो ग्राफ जाएगा ऊपर से इस प्रकार, यानी इस बार c होगा ये। और अगर मैं कर दूं क्या, यहां पे मान लो मैं माइनस c कर दूं, यहां पे अगर मैं क्या कर दूं, इसी की जगह अगर मैं माइनस c कर देता तो ये ग्राफ जाता नीचे से, यानी c का मान क्या होता, माइनस का होता। इसी प्रकार यहां पे देखो, अगर यहां मैं प्लस c कर दूंगा तो ग्राफ जाएगा इस प्रकार, और अगर यहां पे मैं माइनस c कर दूं तो ग्राफ जाएगा इस प्रकार। समझ में आ रही है क्या बात? अब इन सबको मैं अलग अलग करके पढ़ाने वाला हूं। देखो इन सबको मैं अलग अलग करके बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने कहा y बराबर mx का ग्राफ मैंने बताया, सीधी साफ सुंदर बात, कैसा ग्राफ, नंबर 1। नंबर 1 ये y बराबर मैंने लिख दिया माइनस mx, नंबर 2। नंबर 2 का मतलब ये लो, मूल बिंदु से जाएगा, ये मूल बिंदु है और नंबर 2 ग्राफ होगा। ठीक है, फिर तीसरी बात मैं अगर कर दूं y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो मैंने कहा ग्राफ नंबर m किसका है, प्लस का है, तो ग्राफ नंबर ढाल तो होगी 1 की तरह, लेकिन जाएगा ऊपर से, यानी कि ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार। ये तो क्या हो गया, x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया c। ठीक है, ये किसको इंगित करेगा, प्लस c को इंगित करेगा। अगर कोई बोले आप बताओ y इज इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ बनाओ, तो आप बनाओगे इस प्रकार। भाई ढाल तो नंबर 1 इसी प्रकार होगी, लेकिन ग्राफ जाएगा नीचे से, तो ये लो, ये क्या, ये आएगा माइनस c, ये क्या है माइनस c, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर आपसे बोले y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c बोले, तो मैंने कहा ये लो, माइनस mx का मतलब ढाल दूसरा, प्लस c का मतलब ऊपर से जाएगा, ये लो। अरे आया क्या, ये तो x एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर कोई बोले y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस c, तो मैंने कहा ये लो, सीधी सी सुंदर साफ सुंदर बात ये है, x एक्सिस ये y एक्सिस और ये आ गया माइनस c, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर जो राशि आपको ये दिखती है m, c के बारे में तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, c में मैंने सब कुछ अलग कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, c में 0 है तो ये मूल बिंदु से जाएगा, यहाँ पे c 0 है तो मूल बिंदु से गया, लेकिन माइनस है तो ढाल विपरीत हो गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस c है तो ऊपर से, माइनस c है तो नीचे से, बस इसमें भी प्लस c है तो ऊपर से और माइनस c है तो नीचे से, खत्म। समझ गया? बस मेरे को अब यहाँ पे एक चीज डिफाइन करनी बाकी रह गई, वो है m। ये m क्या चीज है, m है प्रवणता, यानी कि ढाल। मैंने अभी भी बताया था m जो है वो ढाल को बताता है, और मैथमेटिक्स में जो ढाल होती है ना वो tan थीटा बताता है। tan थीटा जो है वो ये बता देगा कि वो x एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रहा है,
ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। मतलब बात ये है कि ये टेन थीटा क्या, ये थीटा क्या होता है, मैंने कहा ये वाला एक्स अक्ष पर बनाया गया कोण, ये थीटा क्या है, ये टेन थीटा बताएगा। ये भाई थीटा का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इसका मान बदल जाएगा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो ढाल को बताती है, प्रवणता को बताती है। किसको बताती है? प्रवणता को बताती है, ठीक है ना। और ये जो है एक्स अक्ष के साथ में बनाया गया कोण ही है। जैसे यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो न्यून कोण है, यहाँ पर कैसा कोण है, अधिक कोण है। इसकी बात करें, ये थीटा, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा, यहाँ पर बड़ा कोण हो जाएगा, एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल। वाई अक्ष पर बना हुआ कोण, समझ में आ गई बात। यही चीज ये थीटा ही तो बता रहा है, ये थीटा कैसा है, यही चीज तो हमको डिफाइन कर रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है भैया, ये सरल रेखा के लिए अपना काम कंप्लीट हो गया। बस सरल रेखा में मोटा मोटी बात इतनी है कि सरल रेखा में आप लोग क्या करोगे, सरल रेखा में आप लोग ये बात करोगे कि वो जो है x और y जो है उसकी पावर क्या हो, 1 हो। अगर x और जो वेरिएबल अपन को दे रखे होते हैं, चर राशियां जो अपन को दे रखी होती है, उनकी अगर वैल्यू 1 हो तो वो सरल रेखा को इंगित करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। सरल रेखा के बाद देखो, एक और अपने इंपॉर्टेंट चीज जो काम में आने वाली है वो है क्या, परवलय। एक ही जगह काम में आएगा, चैप्टर नंबर को छोड़ो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है काम में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं परवलय का, परवलय की समीकरण, परवलय समीकरण, परवलय की मैं बात करता हूं तो देखो x और y में से दो वेरिएबल होते हैं कोई भी समीकरण में, उनमें से x या फिर y दोनों में से किसी एक की पावर 2 हो और दूसरे की पावर 1 हो तो वो समीकरण परवलय की समीकरण बताता है। क्या बताया मैंने कहा दो वेरिएबल है x और y, इनमें से मान लो या तो x की पावर 2 होगी या x की और y की पावर 1 होगी या x की पावर 1 और y की पावर 2। इनमें अगर समीकरण बनी हुई है तो वो समीकरण किसको बताएगी, परवलय के समीकरण को बताएगी। कोई दिक्कत है क्या? अब जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कोई कॉन्स्टेंट है a, 4a और x, तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ आप बना सकते हो, डब्बे बना के भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई ज्यादा विशेष अपन को काम करना नहीं। ये परवलय का ग्राफ है, ये परवलयिक ग्राफ है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं वो परवलयिक ग्राफ होते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को बताता है। आप ध्यान में रखना कि भाई देखो यहाँ पे y की घात 2 है, x की घात 1 है, तो सीधी बात है आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये समीकरण जो है किसकी समीकरण है, परवलय की। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा और डिटेल में कर जाता है, जैसे y स्क्वायर बराबर -4x कर देगा। ज्यादा विशेष अपन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें, मैंने आपको बता दिया। ध्यान देने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर ये इस प्रकार का है तो ये y इज इक्वल टू -4x का ग्राफ हो जाएगा। आपसे बोले x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर ये बनाए तो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। और आपसे बोले x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहां बना देता हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, -4ay, तो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस प्रकार का नीचे की साइड। ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। कोई दिक्कत? ज्यादा विशेष अपन इस पर नहीं ध्यान देंगे। अपन को जो ध्यान देना वो मैंने बता दिया। x और y में से किसी एक की घात अगर 2 हो तो वो समीकरण किसको बताएगा, परवलय की समीकरण को बताएगा। अपनी एक जगह काम में आता है, वो कहाँ है, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पे काम में आता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। ये हो गई परवलय। फिर मैंने कहा परवलय के बाद में आता है वृत्त का समीकरण। ये अपने कोई ज्यादा कहीं काम में नहीं आता, लेकिन मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं। देखो वृत्त का समीकरण कब बताएगा, जब x और y दोनों की पावर 2 हो और इनके गुणांक समान हो। जैसे मान लो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो, है ना। तो ये जो समीकरण है वो किसको इंगित करेगी, वो वृत्त के समीकरण। जैसे मैंने एग्जांपल दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 3, तो ये किसकी समीकरण में है, वृत्त की समीकरण में है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना वृत्त की समीकरण में। इसके बाद में आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आता है, व्युत्क्रम रैखिक समीकरण। व्युत्क्रम ये भी काम में आता है, व्युत्क्रम रैखिक समीकरण या ग्राफ। देखो y इज इक्वल टू, जैसे मान लिख दिया y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या y इज इक्वल टू kx लिख दिया, कोई k लगा दिया कांस्टेंट और x, y इज इक्वल टू k अपॉन x। इसका अगर ग्राफ की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बोलते हैं, और वो ग्राफ होता है जैसे ये मान लो x एक्सिस है और ये y है, तो ये दोनों साइड में नहीं मिलेगा। ये लो
ना तो ये वाई एक्स को कभी मिलना है, ना ये एक्स एक्स को कभी मिलेगा, ठीक है ना। ग्राफ आएगा, क्यों? देखो एक्स का मान अगर आप जीरो रखोगे तो वाई का मान अनंत आएगा, तो यानी वन अनंत पर जीरो होगा, और अगर मैं वाई का मान जीरो रखता हूं तो एक्स का मान अनंत हो जाएगा, तो यानी कि ये इस जगह कभी नहीं मिलना, ये ग्राफ आता है। याद रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस प्रकार का होता है, ठीक है। एक ग्राफ आएगा आपके पास में किसका? दीर्घवृत्त का, एक आधी जगह काम में आता है दीर्घवृत्त का ग्राफ। दीर्घवृत्त का ग्राफ मैंने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 1। ये वैसे देखो, अगर ए और बी का मान एक हो जाए, दोनों का मान समान हो जाए, तो ये वृत्त की समीकरण है, लेकिन अलग अलग हो तो ये दीर्घवृत्त की समीकरण है। किस प्रकार? देखो, ये दीर्घवृत्त है, ये मैंने कह दिया एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, तो एक्स एक्स पर कितना है? ए, ये ए लिख दिया, वाई एक्स पर मैंने कह दिया बी, ठीक है। या इसकी त्रिज्या इस पे एक्स एक्स पे तो ए होगी, वाई एक्स पे बी होगी, तो ये दीर्घवृत्त के समीकरण को इंगित करेगा। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। इनमें एक्स और वाई की पावर दोनों की समान होगी, दो दो होगी, और लेकिन इनके जो गुणांक है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वो क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त की समीकरण को इंगित करता है, ठीक है। इसके बाद में अपने दो और ग्राफ बचते हैं, फिर उसके बाद में अपन अपने टॉपिक को खत्म करेंगे। देखो, एक तो आता है साइनोसोइडल ग्राफ, साइन ग्राफ, यानी कि ज्या वक्र, ज्या वक्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइनोसोइडल। साइन का ग्राफ है, एक तरीके से साइन का ग्राफ है, ठीक है ना। ज्या वक्रीय ग्राफ कैसा होता है भैया? साइन जैसे y इज इक्वल टू आपको कह दिया साइन x, ये कह दिया, तो साइन x का ग्राफ कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये आगे चलता रहेगा इस प्रकार, ये एक वेव तरंगीय ग्राफ को बताता है। ये तो है x अक्ष और ये है y अक्ष, ठीक है। इसका जो अधिकतम मान होता है, मैंने कहा ये अधिकतम मान है, ये तो क्या है? अधिकतम मान, और न्यूनतम मान क्या है? मैंने कहा ये इनके न्यूनतम मान है। देखो, इससे नीचे नहीं जा रहा ग्राफ, ठीक है। अधिकतम मान होता है +1 और न्यूनतम ग्राफ होता है, न्यूनतम मान होता है -1, ठीक है। जब x का मान 0 होता है तो y का मान भी 0 ही होता है, ये ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। दूसरा ग्राफ आता है कोज्या वक्र, यानी कि कोसाइन वक्र, कोज्या वक्र, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ। क्या फर्क होता है साइन x और cos x में? इसका ग्राफ भी तरंगीय रूप ही होता है। कैसा होता है? तरंगीय रूप। इसका जो है, मान लो मैं ये अपर लाइन, इसमें भी इसके अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है? -1 होता है। तो ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होता है? मैंने कहा इस प्रकार होता। वो ये भी किस प्रकार का है? ये भी किस प्रकार का ग्राफ है? तरंगीय ग्राफ है। तो ऊपर वाला तो +1, नीचे वाला इसमें -1, इसमें ऊपर भी +1 है, नीचे वाला -1। इन दोनों में फर्क क्या है? ये तो होता है 0 से 0 पर, इसका मान 0 पर कितना होता है? 1 होता है। तो ये ग्राफ, बस इसमें ये फर्क है, बाकी दोनों तरंगीय ग्राफ ही होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, अपने गणित में यही ग्राफ काम में आने वाले, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आज के समाचार समाप्त होते हैं, नमस्कार।